हेलो बच्चों। ऑलरेडी मैं पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर चुका हूँ फिजिक्स का। और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सेक्शन ए जो है वो सॉल्व कर दिया, एमसीक्यू सारे के सारे। अब सेक्शन बी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल टाइम ख़राब करने के मूड में नहीं हूँ मैं, क्योंकि पेपर ऑलरेडी काफ़ी लेंदी है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे अपन। एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट पॉइंट बी, CB20 दे रखा है। ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एज शोन इन द फिगर। Find the nature and position of the image of the bubble as seen by the observer at point P। देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये PYQ है ना। ये मतलब पहले आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही आया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यही डायग्राम था। ठीक है, ऑलरेडी ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व कर देते हैं अपन। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया है, आपको एक गोला दे दिया है और यहाँ पर एक बबल है बीच में। ठीक है, बी पॉइंट पे, जहाँ पर इसने डिस्टेंस दिया है CB का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर, मतलब ये बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से 20 सेंटीमीटर है। फिर ये आगे बोल रहा है कि P पॉइंट है। तो P पॉइंट जो है ना ये बाहर है। यहाँ पर जो इमेज बनेगी ना, उस इमेज का नेचर पूछ रहा है, नेचर और पोजीशन भी पूछ रहा है। तो देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका N2/V माइनस N1/U इजिकल्स टू N2 माइनस N1/R। ये आपका फॉर्मूला आपको पता होगा, रिफ्रैक्टिव सरफेस वाला। ये फॉर्मूला अपना इसमें यूज होगा। क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपने को वैल्यू पुट करनी है और अपने का आंसर अपने को मिल जाएगा, है ना। तो N2 और N1 देखो, इसमें थोड़ा क्वेश्चन मुझे घुमाना पड़ सकता है, डायग्राम घुमाना पड़ सकता है, बट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट में ना इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट, क्योंकि बबल है अपना, है ना, जो बीच में पड़ा है, बबल बीच में ही है ना। हाँ, CB20। ठीक है, तो बबल अगर यहाँ है तो ये साइड आपकी नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ा हो कि हमेशा लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है, बट लेफ्ट साइड नेगेटिव नहीं होती, ऑब्जेक्ट वाली साइड नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो ये साइड अपनी नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड अपनी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर मानता हूँ कि ऑब्जेक्ट इधर ऊपर मिला के। और N2 और N1 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि N2 जो होता है वो मीडियम होता है जहाँ इमेज बनती है। ठीक है, और इमेज मतलब अदर मीडियम होता है रेदर देन द ऑब्जेक्ट साइड, है ना। ऑब्जेक्ट साइड को छोड़ के वो मीडियम होता है। तो ऑब्जेक्ट साइड जहाँ है वो ग्लास पॉइंट है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। यानी कि जो N1 होगा वो हमारे लिए 1.5 होगा, और N2 जो है वो एयर हो जाएगा, तो एयर का 1 होता है। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए ना। मतलब ये क्वेश्चन मैं नहीं कहता कि एकदम इजी है, बट ये जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो कर लेगा। तो N2 अपना 1 हो जाएगा, और V हमको निकालना है, माइनस N1 जो होगा वो 1.5 होगा, और जो U है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर ना रिफ्रैक्टिव सरफेस से डिस्टेंस काउंट होती है, सेंटर से काउंट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव सरफेस से काउंट होती है सारी डिस्टेंस। तो -20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे N2 माइनस N1 दैट इज वंस अगेन 1/1 माइनस 1.5, और R जो है वो भी अपना नेगेटिव साइड में आ रहा है, क्योंकि कर्व इधर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही बनेगा अपना, तो वो भी आपका माइनस में ही आ रहा है, तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये तो 1/V रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पॉइंट हटेगा तो 1.5 3/2 होता है, तो मैं 3/2 का 40 कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इजिकल्स टू, यहाँ पे देखो 1 से 1.5 का तो माइनस का 0.5, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो ये 1/80 हो जाएगा, ये 1/80 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/V आपको मिल जाएगा 1/80 माइनस 3/40। सॉल्व करेंगे इसको अपन, तो 1/80 और 3/40 का एलसीएम 80 ही आएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6, माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये 5/80 आ जाएगा। तो V आपको मिल जाएगा माइनस का, है ना, माइनस का 80/5 सेंटीमीटर फ्रॉम रिफ्रैक्टिव सरफेस। ये रिफ्रैक्टिव सरफेस से मिला है आपको, जो भी मिला है। ठीक है, और ये तो अपना V आ गया। अब V देखो माइनस का आया है, इसके माइनस का आने का मतलब क्या है। अच्छा, एक तो उसको काट सकते हो तो काट दो आप। ठीक है, तो 5 एकम 5, 6 7 8 30 16, माइनस का 16 सेंटीमीटर आ रहा है, तो माइनस में ही आ रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो इमेज बनी है, ठीक है, जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है, वर्चुअल है इमेज आपकी। मैं आपको दिखा देता हूँ बोले, जिसमें अपने पास में M का फॉर्मूला भी होता है मैग्नीफिकेशन का, जो कि V/U होता है। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। V आपको पता ही है, माइनस का 16 आ गया है,
और यू आपका ऑलरेडी माइनस का 20 है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। प्लस में आ रहा है मैग्नीफिकेशन वर्चुअल इमेज, और ऐसे ही पता पड़ रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है, तो वर्चुअली होगी, ठीक है ना, वर्चुअली होगी बच्चों। सोच के देखो, लेंस से इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है, तो वर्चुअली तो हुई है, तो वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल एंड कैसी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, है ना। यही इसने पूछा था, पोजीशन पूछा था और नेचर पूछा था। क्लियर है, तो ये अपना आंसर आ गया। फिर इसका बी पार्ट है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस इज 1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस क्या दे रखा है इसने, ए पार्ट है ना ये, बी पार्ट यहाँ पे तो जगह बची नहीं है। लेंथ, लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया वो, है ना। तो भी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस होता है, वो लेंथ ऑफ ट्यूब होती है, वो 1 मीटर दे रखी है, तो लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। और आगे बोल रहा है मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की 19 है। मैग्नीफाइंग पावर कितनी बोल रहा है वो, 19 बोल रहा है। ये पूछ रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस क्या होगा। कोई डाउट नहीं कि ये पीवाईक्यू है, और ये पहले भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन ये 2-3 बार पहले आ चुका है। तो कैसे होगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ बाय एफ ई। तो 19 बराबर हो जाएगा एफ ओ बाय एफ ई के, और यहाँ से एफ ओ अपना आ जाएगा 19 एफ ई, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ ट्यूब का जो फॉर्मूला है, मैं एक और पेज ले लेता हूँ। लेंथ ऑफ ट्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो एफ ओ प्लस एफ ई होता है। तो यहाँ पर एफ ओ जो है ना, उसको हमको लेना है 19 एफ ई, 19 एफ ई ले लेंगे, और प्लस एफ ई तो है ही है, तो ये 20 एफ ई हो जाएगा। और लेंथ ऑफ ट्यूब हमको जो दे रखा है वो 1 मीटर दे रखा है, तो ये 1 है। तो यहाँ से एफ ई अपने को मिल जाएगा 1/20, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, 1/20 ये अपने को एफ ई मिल जाएगा। मीटर में दे रखा है ये, तो जब आप सेंटीमीटर में जाओगे ना, तो ये 100/20 में चला जाएगा। ये मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो कटेगा तो 2 5 10, तो 5 सेंटीमीटर तो एफ ई आएगा। और अगर एफ ओ निकालना है, तो एफ ओ इज 19 टाइम्स ऑफ एफ ई, 19 टाइम्स ऑफ एफ ई, तो 19 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 पंजे 45, 5 5 के 5 94, 95 सेंटीमीटर आपका एफ ओ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका ये आंसर आया होगा वो उसका करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 18 क्वेश्चन में चलते हैं। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल वीपी एंड वीडी रेस्पेक्टिवली। वेवलेंथ प्रोटॉन की और ड्यूट्रॉन की पूछ रहा है, ठीक है। और वो जो बोल रहा है इसका रेशियो 1/2 बोल रहा है, ऑलरेडी रेशियो बता रहा है, ठीक है। तो फाइंड वीपी एंड वीडी, यानी कि ये अपने को पोटेंशियल है, सॉरी, पोटेंशियल का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो यार, इसका तो फॉर्मूला है सीधा, है ना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 18, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12.27 बटा रूट वी नॉट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया है मैंने। पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही बोल रहा है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, तो पार्टिकल्स का डिफरेंस है, मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अपन, पार्टिकल्स का डिफरेंस आ गया है। तो दूसरा फॉर्मूला अपने को क्या है बताता हूँ, एग्जैक्ट जो बड़ा फॉर्मूला है ना इसका, वो यूज़ करना पड़ेगा। ये है इसका फॉर्मूला, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के होता है, तो 2m ये इसका फॉर्मूला है, 2m ठीक है ना। यहाँ पे ई को आप क्यू से रिप्लेस कर दो, चार्ज है इसलिए। तो जब आप बात करोगे ना वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, देखो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा एच, तो एच ही रहेगा, रूट में ये रहेगा 2। प्रोटॉन का जो मास है उसको आप एम मान लो, ठीक है। और चार्ज जो होगा प्रोटॉन का वो सिंपल क्यू होता है, मतलब ई होता है। और पोटेंशियल उसका आप एक बार वी ऑफ प्रोटॉन मान लो, ठीक है। वैसे ही न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूट्रॉन होता है 21H, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। प्लस लगा दो, है ना। ड्यूटीरियम 21H होता है, न्यूट्रॉन 21H प्लस होता है। तो H अपॉन रूट 2, मास इसका डबल होता है बस, और कोई खास नहीं है, चार्ज वही होता है इसका भी। ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है ना। और दोनों का जो रेशियो दे रखा है इसने वो 1/2 दे रखा है, मतलब मैं जब दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा डी, जब दोनों को डिवाइड करूंगा, सभी को दिख रहा है, सब कुछ कट रहा है, एच से एच कट जाएगा, है ना, रूट वगैरह सब देख लेना आप। तो मुझे रेशियो में क्या क्या बचता हुआ मिलेगा, एक तो रूट में इधर इस मतलब पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, और इधर मुझे बचेगा, मतलब बचेगा वो क्या बचेगा, 2 VD, 2 VD ये बचेगा। और ये रेशियो मुझे 1/2 दे रखा है, ये रेशियो मुझे 1/2 दे रखा है। तो मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर करता हूँ,
तो ये सिंपल 2VD अपॉन VP हो जाएगा, डेट इज 1/4। और 2 को अगर भेज दूँ तो VD अपॉन VP ये अपना 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 इसका रेशियो आना चाहिए। ठीक है, तो VP अपॉन VD पूछा इसने, मैंने क्या निकाला है, VP VD अपॉन VP निकाल दिया। तो उसको उल्टा कर दो, 8/1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 8/1, ये इसका आंसर है। ठीक है, a ray of light is incident normally on one face of an equilateral glass prism of refractive index mu. When the prism is completely immersed in a transparent medium, it is observed that the emergent ray just grazes the adjacent face. Find the refractive index of medium. मतलब क्वेश्चन तो सीधा है पर इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब कैसे होगा कोई इससे गैस नहीं कर सकते, तुक्के लगाने वाला तो कोई काम ही नहीं है पे। तो मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दूं, लाइट जो है वो एक फेस में नॉर्मल गिर रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है प्रिज्म का, ठीक है ना। तो और जो लाइट है वो ग्रेज कर रही है, यानी कि पैरेलल चल रही है ना, इमरजेंट रे जो है ना वो उसी के फेस के साथ चल रही है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो देखो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या था इसका, 19 है, क्वेश्चन नंबर 19। ये अपना इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, इसको किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो लाइट ऐसे गिर रही है इसके ऊपर है ना, ऐसे। और जब इस पर टकराई, ठीक है, तो टकराने के बाद में क्या होता है, ये आपका एंगल होता है। ठीक है, इससे जो लाइट है ना वो या तो TAR करती है या फिर इधर रिफ्रैक्ट हो जाती है, लेकिन वो क्या ग्रेज कर रही है, मतलब ऐसे निकल रही है, इस तरह से, देखो इस तरह से निकलेगी। इस तरह से निकलने का मतलब क्या है, ये एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये अगर 60 है, 98, 30, तो ये आपका कितना होगा आपस, 60 डिग्री है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे रखा है, तो आपको ये पता करना है कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो मैं इसको अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N1 मान लेता हूँ और बाहर वाले को मैं N2 मान लेता हूँ, है ना। और एक काम करते हैं, इसको N2 इसको N1 कर देते हैं। ठीक है, ये N2 मान लेता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, N1 कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत तरीके से। तो आप स्नेल्स लॉ यूज़ कर लो इसके अंदर सीधा सीधा। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ पे आई और आर दोनों अपने को पता है। साइन आई जो है वो 60 डिग्री है और साइन आर जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब इजिकल्स टू N2/N1 होता है, मतलब बाहर का मीडियम अपॉन अंदर का मीडियम, तो बाहर का N1 है और अंदर का क्या है, N2 है। तो N1 निकालना है, N1 निकालना है, N को छोड़ दो। N2 जो है वो म्यू दे रखा है, तो उसको सॉल्व कर दो बस N1 के लिए। तो N1 आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ साइन 60 अपॉन साइन 90। ठीक है, तो म्यू टाइम्स ऑफ साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है, तो √3μ/2 ये हमारा N1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना N1 हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन है, तो √3μ/2, √3μ/2, √3μ/2 ये हमारा बाहर का मीडियम, शायद यही पूछा था ना, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। थैंक यू। ठीक है, 20 क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज बाय 20%, 25% ऑफ इट्स वैल्यू at 27 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the conductor is this. देखो क्वेश्चन तो ये भी इजी है, मैं बोलूँगा कि ये पार्ट ऑफ PYQ है। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन कभी PYQ में नहीं आया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आया है कि डबल हो गया है, ठीक है ना। और इवन मैंने क्लास में भी सॉल्व कराए हैं इस तरह के क्वेश्चन कि जस्ट डबल हो गया है तो क्या करना होगा आपको, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रिज्म की टाइप के क्वेश्चन भी, इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जैक्टली पहले का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आया कि नहीं आया, पर इस तरह के क्वेश्चन जरूर आए हैं जहाँ पर लाइट इस तरह से गिरती है और हमको स्नेल्स लॉ से सॉल्व करना पड़ता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ के क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, PYQ में आते ही रहते हैं, बिल्कुल आते रहते हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, है ना। पर हाँ, बच्चे ने अगर पढ़ा है तो काफ़ी हिंट से इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो फिलहाल देखो 20 क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वही वाला R=R0 1+α∆t, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है, इंक्रीजेज बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ी है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ करंट इंक्रीज बाय, ठीक है। तो
मैं लिटरली बोलना चाहूँगा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। तो 25% अगर बढ़ा है तो आप इसको ऐसे समझो कि पहले अगर वो 100 था तो अभी 125 हो गया, तो 125 हो गया, पहले कितना था 100 की 25% बढ़ा है ना, इसलिए 1 प्लस अल्फा डेल्टी है। तो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻⁻4, 2.0 इंटू 10⁻⁻4, और टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा टी माइनस 27 दे रखा था 27। तो आपको टी निकालना है यहाँ से, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो 125 और 100 तो आपका कट जाएगा, ये 5/4 आएगा आपका, ठीक है, 25 की टेबल से कटेगा। और इधर से 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻4 और t-27 ये अपने को मिलेगा। तो 1 को इधर लाके माइनस कर दो, तो 4 5 यानी कि 1/4 बचेगा। 1/4 से फिर इसको लाके डिवाइड ही कर दो आप, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड में आ जाएगा, और इधर t-27 बचेगा। फिर इसको और भी सॉल्व कर दो, तो ऊपर भेज दो, 100 बना दो इसको, ठीक है ना। और बाकी 100 को अलग कर दो, 10⁻⁻4 है ना, तो दो दो जीरो मैंने पेयर में अलग कर दिया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से काटो, 8 एकम 8, 2 और 10 20 आ रहा है, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, एक जीरो और ले लो, तो 1250 आ रहा है। फिर t-27 हो जाएगा, और t आपको मिल जाएगा 1250 प्लस 27, तो 7 तो एज इट इज आ जाएगा, 5 6 7 यानी कि 1277, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आएगा ना, ये अपना आंसर होगा। तो 1277 डिग्री सेल्सियस ये इसका आंसर है ना। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, देखो कई कई हो सकता है कैलकुलेशन वाइज मैं कुछ मिस्टेक कर दूँ, है ना, पर मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि यही सॉल्यूशन है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड। अब मत बोलना कि ये पीवाई क्यों नहीं है, ये बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि आया है आपके पास में। अगर आप पेपर करने बैठते हो आराम से तसल्ली से, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 21 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं मेहनत के साथ में। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, एक नीचे मुझे किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन भी दिख रहा है। सेक्शन सी पे अपन आ गए हैं, एक बार मैं टाइम स्लॉट चेक कर लेता हूँ, तो इस बार मैंने थोड़ी फुर्ती रखी है। तो चलो सेक्शन सी को अपन स्टार्ट करते हैं, सी सेक्शन अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, एसआई यूनिट जो है वेबर है, ठीक है। इंडक्टेंस की सॉरी हेनरी 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 मिस्टेक बाय मिस्टेक, फ्लक्स की होती है वेबर, हेनरी, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी हेनरी है। एक्सप्रेशन जो N1 N2 वाला जो है रेडियस वाला पी वाई क्यू का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका इतना सफिशिएंट आपका पेपर आया है पी वाई क्यू से कि आप आराम से स्कोर कर सकते हो ठीक ठाक, मतलब 40 40 प्लस तो आप ले आ पा रहे हो, ठीक है। बाकी पेपर अगर टफ था तो उसकी एक नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके अंदर हर बच्चे के कुछ मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक जो डिसेंट मार्क्स सबके आने चाहिए वो आएंगे, है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं, पर उसके लिए शर्त ये है कि आपने पेपर पूरा किया होना चाहिए। अगर आपने पेपर पूरा नहीं किया है तो आपके उतने मार्क्स नहीं आएंगे, आई एम सॉरी, ठीक है ना। आपने पेपर छोड़ दिया किसी भी कारण से कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था या जो भी था, और मैंने छोड़ दिया और उससे रिलेटेड कुछ अटेंड नहीं किया, तो मार्क्स नहीं आएंगे। What are ferromagnetic material? Explain ferromagnetism with the help of suitable diagram using a concept of magnetic domain. मैं लिटरली बोलता हूँ, बड़ा ये क्वेश्चन पहली बार आया है, फेरोमैग्नेटिक के बारे में किसी ने पहली बार पूछा है ना। हर बार डायमैग्नेटिक के बारे में पूछते हैं, पैरा के बारे में पूछते हैं, फेरो के बारे में कोई नहीं पूछता। पर मुझे लगता नहीं कि ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है। जिसने भी ऑप्शन लिया होगा मैं दोनों पे एग्री हूँ, जिसने जो किया वो अपने आप में बेस्ट है, पर फिर भी दोनों ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। 23 पे आता हूँ मैं। टू कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल एंड बी ऑफ रेडी आर एंड 2r आर केप्ट far apart and charged to the same charge density sigma. They are connected by a wire. Obtain the expression for final potential of shell A. ये PYQ है, लेकिन ये बहुत पहले से, मतलब बहुत पुराना पेपर है, शायद मुझे लगता है 13-14 साल पुराना पेपर होगा, उसका PYQ है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी पुराना हो गया। तो उसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 23 है, दो शेल दे रखी है, कंडक्टिंग स्फेयर है ए और बी, और रेडियस आर और 2r दे रखी है। ये ए है और ये बी है, एक की रेडियस आर है और एक की रेडियस 2r है, ठीक है। और उसके बाद में बोला है कि दोनों को तार से जोड़ा है, सेम चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों की, ठीक है। दे आर कनेक्टेड बाय वायर, जो चार्ज डेंसिटी आपको सेम दे दी है दोनों की,
लेकिन ध्यान देंगे बच्चों, इनका चार्ज और एरिया सेम नहीं होगा। देखो क्यों, इसके इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है क्यू बाय एरिया हो गया इसका 4 पाई r², ठीक है ना। अब इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी ना उसको मैं क्यू डैश लिखूंगा क्योंकि चार्ज सेम नहीं होगा, और इसका एरिया होगा 4 पाई 2r का स्क्वायर है, तो 2r यानी कि आपस से कितना हो गया 4r², ठीक है ना। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको दिख गया होगा चार्ज का और इसका। तो क्योंकि देखो दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है तो आप चार्ज में रिलेशन निकाल सकते हो। 4 पाई r² किसके बराबर हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन 4 × 4 यानी कि 16 पाई r², ठीक है। तो यहाँ से देखो क्यू डैश और क्यू का रिलेशन आपको दिख गया होगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और एक r² से r² भी कट जाएगा। तो जो क्यू है ना वो क्यू डैश बाय 4 है, ठीक है, यानी क्यू डैश जो है वो 4 टाइम्स ऑफ क्यू है, तो इसको आप क्यू मान लो, इसको आप क्यू मान लो, और डेट इज अ 4 टाइम्स ऑफ क्यू, ये आपका होगा। अब हमको ये पूछ रहा था कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल ए, ठीक है, इनका जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो फाइनल पोटेंशियल क्यों कह रहा है ये, क्योंकि देखो चार्ज का डिफरेंस है, इसका चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा। अब चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, ठीक है ना, दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम। तो मैं मान लेता हूँ कि एट फाइनल फाइनल कंडीशन पे दोनों का पोटेंशियल सेम, यानी कि V1 V2 बराबर हो जाएगा। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्ज की शिफ्टिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे 4Q चार्ज था, यहाँ पे Q था, तो इसमें से कुछ निकल के इसमें जाएगा, तो जो इसमें गया वो है कैपिटल Q, और जो इससे निकला वो भी कैपिटल Q ही होगा। चार्ज का कंजर्वेशन होता है, जितना गया उतना ही आगे मिलेगा। तो बस ये वैल्यू रख दो आप, है ना। तो V1 और V2 बराबर ही हो जाएगा आपका। तो V1 आपका होगा K, ठीक है, और चार्ज जो है कि Q+Q/R, रेडियस कितनी है, R है। और V2 आपके लिए कितना होगा, K, चार्ज है 4Q-Q/2R, 2R, ये इसका V2 होगा, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, पर मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेशन इसका आंसर नहीं होगा, तो और सॉल्व किया जाएगा Q को निकालने के लिए। तो अपन Q को भी सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखो V1 कितना है, KQ+Q/R, और V2 के बराबर हो जाएगा। तो क्या, अच्छा बराबर क्यों होगा, चार्ज तब तक शेयर करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, ये नियम है, ठीक है ना। इसी नियम के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2R हो गया, देखो K से K कटेगा, R से R कटेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2Q+2Q इजिकल्स टू 4Q-Q। यहाँ से इसको आप इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो 2Q-Q तो 3Q हो जाएगा, और 4Q में से 2Q गया तो आपका 2Q बचेगा। तो यहाँ से कैपिटल Q मिल जाएगा 2Q/3। इसको उठा के आप किसी भी फॉर्मूले में रख दो, आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो मैं V1 में रख देता हूँ, तो K और Q+2Q/3/R, तो K तो K ही रहेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5Q/3R, है ना, ये है। और अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए आपको तो एग्जैक्ट आंसर होगा 1/4πε0 5Q/3R, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। आपको, मुझे लगता है आपको आंसर से मतलब होगा खाली, तो आंसर आपके सामने, सॉल्व तो करना पड़ेगा मुझे, किसी को अगर सोल्यूशन की भी ज़रूरत हो तो। आंसर इसका 1/4πε0 1/4πε0 5Q/3R, 5Q/3R। पेपर वाकई में लेंदी है, सॉल्व करने में टाइम भी लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल n with a scattering angle theta given master in experiment. Write two conclusion that you can draw from the graph. Obtain the expression for the distance of closest approach and experiment. मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी PYQ है, ठीक है ना। इसका स्कैटरिंग का जो ग्राफ है वो ऑलरेडी पहले भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, और अपने आप में एक अलग थोड़ा थलग थोड़ा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसका इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है, इस तरह का कुछ स्कैटरिंग पार्टिकल के साथ में ग्राफ बनता है, ठीक है, जो बोल रहा है ना डेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिटेक्टेड विद स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है, ठीक। तो ग्राफ तक तो मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत होगी। फिर एक क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डेरिवेशन बोल रहा है, ठीक है, वो डेरिवेशन अगर किसी को पता हो तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जब
जो अल्फा पार्टिकल होता है ना बहुत नज़दीक आ जाता है, तो आर नोट का डिस्टेंस बचता है खाली। ठीक है, तो अपन उस केस में क्या करते हैं, दो एनर्जीज को बराबर करते हैं। कौन कौन सी एनर्जी, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी, एक इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और एक दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो कि होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो इसका जो चार्ज है न्यूक्लियस का वो जेड ही होता है, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2e होता है। ठीक है ना, 2e, और डिवाइडेड बाय जो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस है वो इससे डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो बस इसी को सॉल्व करना है आर नोट के लिए। सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, एक लाइन का डेरिवेशन है। ठीक है, जो दिख रहा है वही आंसर है, मतलब आर को उधर लेके आ जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर को नीचे लेके आ जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, ग्राफ तो बना ही दोगे, और ये डेरिवेशन था। आई होप किसी से हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इन अ गिवन नेटवर्क कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एम। ए और एम के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो पूरा सर्किट बहुत अच्छा है, बस इसके अंदर एक पॉइंट है जहाँ से ब्रेक स्टार्ट हुआ है। और ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे दिख रहा है मुझे, व्हीटस्टोन है एक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, भले मुझे व्हीटस्टोन दिख रहा है, बट यार ये आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो गया, है ना, और मैं 100% श्योर हूँ कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस में ही काउंट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ये पूछ रहा है। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन तो हटा दिया है ना सिलेबस से, जब रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को सिलेबस से हटा दिया है तो ये काउंट कैसे हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो मैं फॉर श्योर हूँ कि ये आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। फिर भी अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कर देता हूँ, है ना। ये अच्छा है, पहली बात तो व्हीटस्टोन दिख रहा है, व्हीटस्टोन है ही नहीं, शक्ल है उसकी व्हीटस्टोन जैसी बस। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। तो ए और एम के बीच में पूछ रहा है, ये रहा आपका ए और ये आपका एम। तो देखो 10 और 10 आपका सीरीज में है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। 20 और 20 आपका पैरेलल में है, 10 हो जाएगा। फिर 10 और 10 आपका सीरीज में 20 हो जाएगा। 20 और 20 पैरेलल में 10 हो जाएगा। फिर 10 और 10 सीरीज में 20 हो जाएगा। और 20 और 30 आपका पैरेलल में होगा इस बार, तो 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, एक पल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 30 50 हो जाएगा। तो 50 और 3 दूनी 6 यानी कि 3 2 6 यानी कि 600 है ना, 600 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से एक जीरो हटा दो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये तो 12 आ रहा है। ठीक है, 12 ओम तो यहाँ तक आ गया। फिर 12 के बाद 10 इसके वापस सीरीज में आ गया, 10 और 8 18 इसके सीरीज में आ गया है। तो 18 और जोड़ दो इसके अंदर, तो 8 और 2 18, इधर गिन लो, 18 और 2 20 और 10 30, तो 30 आ रहा है। तो रेजिस्टेंस इसका टोटल आ रहा है 30, सॉरी टोटल 30 आ रहा है। एक मिनट है ना, एक मिनट रुकना। ए और एम के बीच में 12 आ रहा है। ठीक है, ए और एम के बीच में 12 आ रहा है। 12 के बाद मैंने 10 और 8 और गिन लिया, तो मेरा 18 और जुड़ गया इसके अंदर। तो ए और एम के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है, अगर किसी का आया हो तो। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपने कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन तो पढ़ा है ना, तो उसी के बेस पे ये हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन तो आपने पढ़ा ही है। हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसके बोनस मिलेगा, बोनस देना पड़ेगा इनको, जग मार के बोनस देना पड़ेगा। अगर तुमको इस टॉपिक को नहीं काटना था तो सिलेबस से इसको हटाया क्यों। ठीक है ना, तो फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। तो बैटरी कितनी पावर सप्लाई कर रही है। तो देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है अगर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो वोल्टेज आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और टोटल जो आर है आपका वो 30 है, तो पावर आपका 36/30 हो जाएगा। ठीक है ना, और आप चाहो तो सॉल्व कर देना, वाट में आएगा। क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेक्शन सी के ये कुछ क्वेश्चंस थे जो भी मैंने कवर करा दिए। इजी था क्वेश्चन, भले आउट ऑफ सिलेबस था क्वेश्चन, तो इजी था, बट फिर भी नहीं देना चाहिए। इसकी जगह वो चाहते तो कैपेसिटेंस का दे सकते थे, है ना, तो कैपेसिटेंस का दे देते तो ओके था। ऐसे ही आता, मतलब देखो कैपेसिटेंस का देते तो भी कंसेप्ट तो वही लगता, और सॉल्यूशन में तो आपको उतना ही एफर्ट करना पड़ता, सेम टू सेम। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन ठीक है, बट फिर भी बोनस देना पड़ेगा उनको। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर इज केप्ट अलोंग एक्स 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 एक्सिस एंड कैरीज अ करंट आई, a charge q at point p starts moving with velocity v and shown in figure. Find the direction of magnitude force initially experienced by the charge. चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। ठीक है ना, क्यू वी बी इसका फॉर्मूला होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। वी क्रॉस बी ही लिखना पड़ेगा, वेक्टर दे रखा है वी क्रॉस बी।
तो बस यहाँ पर मुझे वी और बी पटकना है ना, तो मुझे फोर्स का वेक्टर आंसर मिल जाएगा। तो क्यू की बात अगर अपन करें तो जो चार्ज है वो क्यू ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वेलोसिटी मुझे दे रखी है वी नॉट जे कैप, ये दे रखा है, क्रॉस करना है बी के साथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इसका, तो देखो करंट कैरिंग वायर आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऐसे तो इसे ऊपर आएगा ना, ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना वो आपका होगा जेड यानी के, तो के की तरफ होगा, तो मैं इसको बी के लिख रहा हूँ, बी के लिख रहा हूँ। जब बी क्या होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन, क्योंकि स्ट्रेट वायर है ना वहां से, तो 2 पाई आर होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डिस्टेंस है, ओके, तो 2 पाई आर, तो बस ये वैल्यू पुट कर देंगे, वो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा बस। अच्छा, जे क्रॉस के सभी को पता होगा, आई जे और के का सिस्टम, आई जे के का सिस्टम होता है, तो जे क्रॉस के आई आता है, तो ये आई आएगा, ठीक है ना, तो ये अपना आई आ गया। तो क्यू वी नॉट बी, बी में नहीं लिखता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और आई कैप डायरेक्शन में ये आएगा। तो मुझसे कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, आई कैप। 3 लाइन में कर दिया मैंने क्वेश्चन, मतलब ये 3 नंबर का है या नहीं है, तो बिल्कुल है बच्चों, आप इसको खींच सकते हो लंबा, बी की वैल्यू रखना, ये सब करना, इजी क्वेश्चन था। और स्कोरिंग है 27th, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफर कंसिडरेबली इन देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर। तो देखो यार, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, मतलब मैं लिटरली बोलता हूँ कि ये एनसीईआरटी से आया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, ये बुक की एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है ना, कभी पढ़ाते हुए मैंने पढ़ी होगी, बुक की एग्जैक्ट लाइन है। क्या है इस लाइन का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर यूं तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है, या तो उनकी वेवलेंथ अलग होती है या फिर उनकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। पर वो एक और चीज़ में डिफर करती है, वो है द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर, यानी मैटर से वो कैसे इंटरेक्ट करेगी। अलग अलग जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो मैटर से अलग तरीके से इंटरेक्ट करती है। आप ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लो, अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ ना वही लिखना था एज आंसर, आप पास 5-7 लाइन लिखनी थी, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको वही लिखना था, थोड़ा सा शॉर्ट में करके। कि ह्यूमंस की अगर आप बात करते हो तो ह्यूमंस के अंदर भी जैसे इंफ्रारेड वेव्स का इफेक्ट अलग होता है, विजिबल का इफेक्ट अलग होता है, विजिबल को अपन देख सकते हैं, इंफ्रारेड को अपन थोड़ी देख सकते हैं, तो कुछ अलग हो रहा होगा अपनी बॉडी पे, उसका कुछ अलग इंटरेक्शन हो रहा होगा, तभी तो वो डिफर कर रहा है। आप कैसे पहचानोगे कि इंफ्रारेड वेव्स ये है और ये आपकी विजिबल है, कुछ तो इंटरेक्शन डिफरेंट हो रहा है ना, तो वो इंटरेक्शन की बात कर रहा है। अल्ट्रा वायलेट से आपको एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, इंफ्रारेड से थोड़ी होता है आपको, तो ये डिफरेंसेस है ना, कि इलेक्ट्रिक वेव जो होती है वो उनके इंटरेक्शन पे चेंज होती है, कि वो कैसे इंटरेक्ट करती है। कुछ वेव्स क्या करती है, वाइब्रेशंस को चेंज करती है, कुछ वेव्स क्या करती है कि आर पार हो जाती है ना, कुछ वेव्स मॉलिक्यूल्स पे इंटरेक्शन करती है, लाइक माइक्रोवेव्स तो मॉलिक्यूल्स पे इंटरेक्शन करती है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ देती है। तो ऐसे इनका लिखना था आपको, छोटा सा 2-3 लाइन लिख दी थी, माइक्रोवेव्स के बारे में लिख देते हैं, इंफ्रारेड के बारे में लिख देते हैं, दैट्स इट, पूरे मार्क्स मिलते हैं 100%। अब किसी ने और ने भी ये क्वेश्चन किया होगा ना कैसे भी करके, तो मार्क्स मिलेंगे। फूड आइटम्स टू बी हीटेड, देखो ये दे भी रखा था इसमें, वेल्डर वाला भी दे रखा था, ये 2 लाइनें भी अगर उठा के पटक देता ना ऊपर तो भी आपका आंसर बन जाता। फूड आइटम्स टू बी हीटेड इन माइक्रोवेव ओवन मस्ट कंटेन वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, दैट्स व्हाई, है ना। वेल्डर वियर फेस मास्क विद ग्लासेस ड्यूरिंग वेल्डिंग, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती है जब वेल्डिंग होती है ना, तो वेल्डिंग से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती है, इसलिए उसे प्रोटेक्शन के लिए रखना पड़ता है ना वेल्डर को फेस मास्क। फिर अगला 28 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, पी वाई क्यू है ना, बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फ्यूजन और फ्यूजन में अगर फर्क नहीं पता तो कोई मतलब नहीं बचा। द फ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस आर सिमिलर टू दोज ऑफ दिस, ठीक है, हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज इन ऑल द एटम 1 ग्राम ऑफ प्योर Pu239 undergo fission, the average energy release per fission is 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो पर फ्यूजन पे 180 रिलीज हो रही है, पर फ्यूजन पे 180 हो रही है, तो बस आपको ये पता करना था कि 1 ग्राम में इसके कितने एटम्स होंगे, 1 ग्राम में पीयू के प्लूटोनियम के कितने एटम्स होंगे, एक में 180 है तो उतने में कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे बच्चों यार, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपन मोलर मास, तो मास है 1 ग्राम, और मोलर मास इसने 239 दे रखा है, 239 दे रखा है, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, ये तो आपका नंबर हो गया,
और ये पूछ रहा है कि पर फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो सॉरी, एवरेज एनर्जी पर फिजन की जो है ना वो 180 है, तो टोटल फिजन की कितनी हो जाएगी, तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो इस सबको। ठीक है ना, कैलकुलेशन वाइज मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जो क्वेश्चन होंगे न्यूक्लियाई के वो कैलकुलेशन वाइज आपको फंसा सकते हैं, बहुत कम चांस होते हैं वैसे, पर ये चांस आ गया यहाँ पे और फंस ही गए आप। ठीक है, आंसर जो भी आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था और मैंने क्लास में ही कराया हुआ है क्वेश्चन, है ना। ये बिल्कुल PYQ में आया हुआ क्वेश्चन भी है, लेकिन मुझे पता है कि जब ये एग्जाम में आया होगा बच्चे घबरा गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन उनको परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन C आपका ख़त्म होता है। सेक्शन जो D है, और मुझे लगता नहीं सेक्शन D मुझे कराने की ज़रूरत है, मैं देख लेता हूँ एक बार भले ही सेक्शन D में ऐसा कुछ है तो। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है केस बेस, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, और लास्ट लास्ट के तो क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें क्या है, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा अभी मैं, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास में। वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सेक्शन D का है, और ये केस स्टडी बेस्ड, मैं इसकी कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूँ, थ्योरी इसकी गई फाड़ में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जी को अपन डॉप्ड करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोपेंट इज अबाउट। तो वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, तो यार मैं तो इतना ही बोलूँगा कि डेटाबेस क्वेश्चन यार पता नहीं मुझे कब से आने लग गए हैं CBSE में, नहीं देने चाहिए डेटाबेस क्वेश्चन, बच्चे डेटा थोड़ी याद करने बैठेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मैं, क्वेश्चन का आंसर B है, ये डेटाबेस क्वेश्चन है। अगर आप NCERT लाइन टू लाइन पढ़ते हो, लाइन टू लाइन, तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जिसने लाइन टू लाइन NCERT पढ़ी है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, 0.01 इसका आंसर है। ठीक है ना, और लाइन टू लाइन NCERT पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो ये ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन तो यार दिक्कत हो जाएगी, फिर डेटाबेस क्वेश्चन का तो मतलब जवाब नहीं दे सकते हैं, कौन पढ़ने बैठता है लाइन टू लाइन। टीचर जो नोट्स पढ़ा दे वो पढ़ ले बच्चे, जो ही बड़ी बात है। फिजिक्स के अंदर तो मतलब लाइन टू लाइन पढ़ना तो बहुत अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, पर ठीक है ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं ताकि बच्चे फुल मार्क्स ना ला पाए, जो जिन्होंने पूरा पढ़ा है वही फुल मार्क्स ला सकते हैं। अब पता नहीं किसने ये सही किया होगा। बुक में दे रखा है ना ऑलरेडी, बुक में मेंशन है, आप बुक में खोल के देख सकते हो, अगर आपको मेरे आंसर पे डाउट हो तो आप बुक में खोल के देख सकते हो। ठीक है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको मैं या तो किसी और जगह सॉल्व कर दूँ, यहीं पे कर देता हूँ। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर जो है आपके वो दे रखे हैं 2.0 इंटू 10⁻10। ठीक है, और ये पेंटावेलेंट से डॉप किया आपने, जिससे नंबर ऑफ होल्स जो है वो इतने हो गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका फॉर्मूला मेरे ख्याल से बुक में दे रखा है, Ni का स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH, है ना। इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हो जाएगा, Ni जो होता है ना ये वाला नंबर होता है, तो इसका स्क्वायर यानी कि 2 इंटू, मैं स्क्वायर लिख दूँ सीधा, 4 इंटू 10⁻20, ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8 इंटू 10⁻3 इंटू नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ होल्स कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 3 जीरो से कट जाएगा तो 17 आएगा। ठीक है ना, तो 1/2 है तो 0.5 हो जाएगा, तो 5 से कर दोगे तो 16 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻16। ठीक है ना, ये अपना क्या आ रहा है, NH आ रहा है। तो यहाँ पर कैसा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2 है, 4 है, 1 है और 5 है, तो D वाला 5 अपना करेक्ट है। हालांकि डेटा मिसमैच कर रहा है, 16 है और या 22 है। तो ये भी तो फर्क है कि ये मीटर क्यूब दे रखा है और यहाँ पे सेंटीमीटर का -3 है। ठीक है ना, तो मेरा जो आंसर है वो 5 इंटू 10⁻16 सेंटीमीटर का -3 है ना। तो मीटर में जाओगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 जीरो आपके चेंज हो जाएंगे। 6 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर का -3 है, तो 6 और जोड़ दो, इसमें 22 आ रहा है, लो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन है। वैसे भी इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने किया भी होगा ये क्वेश्चन, तो उनको डाउट हो गया होगा, है ना, उनका ये आंसर आया होगा तो उनको लगा होगा कि यार अब सही है या गलत है, पर खैर जो भी है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम P रीजन इनटू N रीजन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम, ठीक है, बहुत इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम N रीजन
इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन, होल्स डिफ्यूज, ठीक है, बहुत इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, दो ऑप्शन तो हटा दो इसमें, डी और बी, ठीक है। तो या तो देखो जब भी पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है आपको पता होना चाहिए, पी होता है, एन होता है, होल्स होते हैं वो पी से एन की तरफ जाते हैं और एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन इनटू एन रीजन, नहीं गलत है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन एंड होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन, तो ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, बिल्कुल सही बात है, डिफ्यूजन करंट इज स्मॉल नहीं हो सकता, ठीक है ना, शुरुआत में डिफ्यूजन करंट बनता है ना, तो बहुत द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर लार्ज, दोनों नहीं हो सकते क्योंकि शुरुआत में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो करंट भी डिफ्यूजन का ज़्यादा होगा, बहुत द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट, ए इज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एज एसी एंड एसी वोल्टेज वी अप्लाइड in turn across a half wave rectifier and a full wave rectifier, the frequency of the output voltage across them respectively will be, तो ये भी प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो दोनों पल्स को रेक्टिफाई करता है तो फ्रीक्वेंसी डबल कर देता है, और हाफ वेव वही रखता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो है किस किस से, हाफ से और फुल से है ना, हाफ पहले और फुल बाद में, तो हाफ से तो वही रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी है कितनी इसकी, 100 पाई दे रखी है, 100 पाई ओमेगा को बराबर कर दो 100 पाई का, ठीक है ना, तो ओमेगा टी होता है तो 100 पाई टी हो गया, ओमेगा कितना हो जाता है 2 पाई म्यू, तो ये आपका 100 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी देखो पाई से पाई कटा, 2 से 100 कटा तो 50 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी तो 50 आ रही है, पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है बच्चों, डायरेक्ट नहीं जल्दबाजी करनी है, 50 हाफ से तो 50 ही रहेगी और फुल से आपकी 100 हो जाएगी, ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा तो भाई अब मैं खुद भी थक गया हूँ पेपर सॉल्व करते करते, ठीक है। लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पर एक और अपना केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है इसको भी देख लेते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन में करा देता हूँ क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको डाउट अगर रहा भी होगा तो केस बेस में रहा होगा, बाकी इसके बाद के जो भी न्यूमेरिकल वगैरह वो देखा जाएगा। A thin converging lens of focal length 20 and thin diverging lens of focal length 15 cm are placed coaxially in contact. The power of the combination, मुझे लगता है ये आप कर लोगे यार, ये आप कर लोगे, दोनों को से जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। थिन कौन कौन से लेंस है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है ना, ऐसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को रखा है, मैं कर लेता हूँ चलो यार, 1/10 कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है 20 है, डाइवर्जिंग है तो माइनस लगा दो 15 हो जाएगा, तो ये 15 दूनी 30 हो गया 300, ठीक है ना, तो उधर 15 आ गया, इधर माइनस का 20 आ गया, माइनस का 5/300 आ रहा है, ठीक है ना, 5×6 = 60 आएगा, माइनस का 60 आ रहा है, तो फोकल लेंथ जो है वो तो माइनस की 60 है, पावर पूछी इसने तो पावर हो जाती है 1 फोकल लेंथ, तो 100 बाय माइनस का 60, तो पहले तो माइनस में आएगी, दो ऑप्शन है माइनस के, ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से काटो, 2 5 10, 2 3 6, तो माइनस का 5/3 डायोप्टर, माइनस का 5/3 डायोप्टर। The radii of curvature of two surface of convex lens are r and 2r, focal length of lens is 4/3r, the refractive index of the, कर लो यार इस फॉर्मूले से हो जाएगा ये, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हो जाएगा, n/1 ले लेना इसको बस, इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस 1/r1 - 1/, तो बच्चों प्लीज़ इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर दो, सब दे रखा है यार, एक का r दे रखा है, एक का 2r दे रखा है, ठीक है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो माइनस माइनस प्लस में लेना भाई, ठीक है, और जो f दे रखा है वो आपका 4/3r दे रखा है, मुझे रख देता हूँ चलो यार, तो 3/4r हो जाएगा यहाँ पे, तो n/1 - 1, मुझे लगता है बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे, 1/r रहेगा, या प्लस कर देना भाई 1/2r, माइनस मत कर देना, बस सॉल्व कर देना, n/1 आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, पेपर वाकई में लेंदी है, परेशान करता हुआ पेपर है, एग्जाम में अगर बैठे हैं तो बहुत इशू क्रिएट होता है इस तरह के पेपर्स में। द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेज व्हेन द लेंस इज डिप्ड इन वाटर, सही है, खत्म करो इस क्वेश्चन को, इंक्रीजेज व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट, ठीक है, पानी में जब डालते हैं फोकल लेंथ बढ़ती है बेटा, है ना, ये तो पढ़ा होगा, PYQ है यार, PYQ है ये, ठीक है ना, ये भी PYQ है, तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये लेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेंस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखाया है, किस तरह से किए जाते हैं। लेंस कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस लेंस की जो भी इमेज बन रही है, अब क्योंकि लाइट इस पर गिर रही है जो पैरेलल है शायद, है ना, एक मिनट, बीम लाइट कमिंग पैरेलल, पैरेलल अगर गिर रही है उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 पे आ जाएगी,
इमेज, है ना। पहली जो इमेज बनेगी वो 10 पे बनेगी। 1 मिनट है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की 10 सेंटीमीटर है, वो कॉनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 पे आएगी। अगर ये 10 पे आएगी तो 10 पे या तो कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। तो यू को 30 ले लेना, यू को क्या ले लेना आप, 30 ले लेना, और वी निकाल देना। और एफ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, एफ 15 दे रखा है, तो वी निकाल देना, हो जाएगा। मुझे लगता नहीं इतना टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस अनदर, वही वही उसी तरह का क्वेश्चन है। ये पास सेक्शन में भी इसने सेम ही दिया, लेकिन ये वाला इजी है थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा उससे इजी है अगर ये करना चाहो तो। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ के तो करवा रखा है, डेरिवेशन है, पी वाई क्यू भी है और डेरिवेशन भी अपने आप में। यूज कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर फर्स्ट इन सीरीज एंड पैरेलल डीसी सोर्स, टोटल एनर्जी स्टोर्ड वाला डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन तो नहीं करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है एनर्जी स्टोर्ड वाला। आप इसको कर सकते हो, अगर आपने इसमें कुछ और भी किया होगा ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब पूरे नहीं मिलेंगे अगर आंसर नहीं आया तो, पर काफ़ी हद तक मिल जाएंगे अगर आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया है तो। फिर गाउस लॉ का है डेरिवेशन, सभी जानते हैं कि ये कौन सा डेरिवेशन है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके अलावा ये पी वाई क्यू है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, डेटा इसमें 5x² तो पहले भी आया हुआ है, पर ये +2 है ना, ये अभी आया है, तो ठीक है, +2 वो नया आ गया इसके अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है वो वही रहता है, ठीक है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ड्रॉ रे डायग्राम, जो डेरिवेशन है ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डेरिवेशन के बाद में एक अच्छा सा क्वेश्चन और मुझे दिखा है, ये है माइक्रोस्कोप का शायद, हाँ माइक्रोस्कोप का, अच्छा क्वेश्चन है लिटरली। आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हो ना, -V0/U0, ठीक है, और 1+D/FE, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। देखो आंसर क्या आता है ना, दे तो रखा है, डेटा काफ़ी कुछ दे रखा है, आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है, और फाइनल इमेज इसने इन्फिनिटी बोला है, तो फॉर्मूला चेंज होगा थोड़ा सा इसका। या फिर मैं ये बोलूँ कि शायद ये वाला भी यूज़ नहीं हो रहा है, 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ ये, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी तो बोल रहा है ये, बट साथ में एक और चीज़ मैंने ध्यान से पढ़ी नहीं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था ना, MO/ME, ठीक है, इसका भी शायद कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखे ना आईपीस के, तो MO को MO ही रहने दो, और ME को 1+D/FE लिख दो, है ना। और टोटल मैग्निफिकेशन तो ये अपना 200 हो जाएगा, MO निकालना है, और 1+25/2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा सॉल्व, देख लेना, ट्राई कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन तो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे, मतलब लल्लू क्वेश्चन टाइम पास के लिए दिया है, ये कोई पीवाई की वीवाई क्यों नहीं है बेटा, लेकिन वेव फ्रंट तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके अलावा हाइजीन का प्रिंसिपल दे रखा है, ये तो पीवाई क्यू है, हटा दो इसको। स्लिट का न्यूमेरिकल दे रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था आना, और आया भी है, ठीक है। मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट डिपेंड्स, वो तो पूरा इम्पीडेंस का पटक दिया इसने ले देके, ठीक है। सुटेबल डायग्राम वर्किंग विद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वाह वेरी गुड। लॉस, एनर्जी लॉस, मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, एनर्जी लॉस वो भी आ गए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल लास्ट टाइम भी बोला इंपॉर्टेंट है, एसी जनरेटर आ गया है। बाकी इसके अलावा ऑर्बिट में एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था, EVR/2, तो ये भी आ गया है। तो मुझे लगता है लास्ट लास्ट के क्वेश्चन ईजी थे, अगर किसी बच्चे ने लास्ट से पेपर अटेंड किया होगा तो उसको ज़्यादा अच्छा लगा होगा पेपर। बाकी इसके अलावा जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको मैं शायद जल्दी बताया हो मैंने, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था थोड़ा सा, इसलिए तो उसके लिए सॉरी। बाकी पेपर जो है मोटा मोटी तो यही पेपर है आपका, मुझे कोई खास इतना टिपिकल नहीं लगा है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि 40+ तो स्कोर किए जा सकते थे इसके अंदर, 40+ तो स्कोर किए जा सकते थे, पर 50-60 तो मुझे भी लगता है कि बहुत, मतलब 50+ लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीव, मतलब 50+ तो नहीं सॉरी, 60+ लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। 60+ लाना एक बड़ा अचीवमेंट मान सकते हैं, क्योंकि मतलब है 10-12 नंबर के क्वेश्चन तो काफ़ी हैवी है, मतलब बच्चों को नहीं पता चलता है एकदम से, और इतने कम टाइम में वो नहीं सोच पाते और घबरा जाते जो अलग, है ना। मतलब 60 नंबर की उसकी कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वो 50 पे अटकेगा, क्योंकि पेपर देख के वो घबरा चुका है। तो ओवरऑल यही आपका पेपर का कंक्लूजन था, बहुत बहुत धन्यवाद।